ओके, लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास। तो आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना केमिस्ट्री का, बायो मॉलिक्यूल। जो सेकंड बुक है उसमें चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल। तो बायो मॉलिक्यूल चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में अपन को काफ़ी चीज़ें सीखनी है। हालांकि जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें काफ़ी कट हो चुका है इसलिए ये वाला चैप्टर, लेकिन फिर भी कंपटीशन के हिसाब से और 12th क्लास के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, तो हमें पढ़ना चाहिए इसको। तो अपन आज शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर, और ये अपना केमिस्ट्री के सिलेबस में देखा जाए तो लास्ट चैप्टर रहेगा अभी तक, जो ऑफिशियली ऑनलाइन क्लासेस में हमने सिलेबस पूरा किया है। तो अभी ये बायोमोलिक्यूल लास्ट चैप्टर बचता है, और फिजिक्स में हमने सारा जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे पढ़ लिए हैं। तो शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल। चेयर लेके बैठो उधर। तो लेट्स स्टार्ट बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, है ना। बॉडी में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टडी क्या होता है, उनका स्टडी केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर इसमें किया जाता है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे केमिकल्स जब सिंक्रो में रहते हैं, गुड मॉर्निंग, तो सारे के सारे केमिकल्स जब सिंक्रो में रहते हैं तो हमारी लाइफ फंक्शन करती है हमारी इस बॉडी में। जैसे पहला स्टेटमेंट, और एनसीईआरटी टू लाइन पढ़ेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा ये सारी चीज़ें जो है एक साथ कंप्रेहेंसिव वे में हमें सीखने को मिल जाएगी। तो इट इज हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडी विच लीड्स टू लाइफ। हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनके एक हार्मोनियस और सिंक्रोनस यानी कि सिंक्रो में चल रहा है सारा कुछ। अगर कोई भी केमिकल डिस्टरबेंस हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे बॉडी में डिजीज हो जाती है, इलनेस आ जाती है ना। उस इलनेस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल ड्रग लेना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी का जो इलनेस है या फिर जो बीमारी है वो दूर हो जाता है। तो हार्मोनियस और सिंक्रोनस एक प्रोग्रेस है केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में, उसी से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। और अब ये अपनी बॉडी के अंदर जो मेन लिविंग ऑर्गेनिम्स, जो लिविंग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें मेनली जो लिविंग सिस्टम आर मेड ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा। तो जो मेन जो बायोमोलिक्यूल्स है हमारी बॉडी के, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा। ये हमारे मेन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमारी जो बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये पूरा चैप्टर इन्हीं कंपाउंड्स पे रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इनके बारे में। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे भोजन में पाए जाते हैं, और भोजन जो भी हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है, ठीक है। These biomolecules interact with each other and constituent the molecular logic of life process। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए जो लाइफ का मॉलिक्यूलर लॉजिक है, लाइफ में जैसे हम सोच पा रहे हैं, हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये सारा एक लॉजिकल जो प्रोसेस हो रहा है ये केवल और केवल इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के आपस की केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप उसको समझ रहे हो। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, एक जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके एक इंटरेक्शन के फलस्वरूप हो रही है, इंटरेक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है। In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salt also play an important role in function of organisms। जो विटामिन्स और सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ऑर्गेनिक के फंक्शंस के लिए। इन सभी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस, यानी कि इनकी एक तो संरचना कैसी होती है और ये किस तरह से काम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, लिपिड्स हैं, तो इनकी एक तो स्ट्रक्चर कैसे होती है और ये कैसे फंक्शन करते हैं, यानी कि कैसे इनका कार्य प्रणाली होगी, ये किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में अपन को पढ़ने को मिलेगा।
तो सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स में पाए जाते हैं, और हम जब प्लांट्स जो होते हैं उनको खाते हैं तो फूड इंटेक के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जाते हैं। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हो गए केन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, एटसेट्रा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, केन शुगर, ग्लूकोज एंड स्टार्च। मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल एक्स। ज्यादातर का जो फॉर्मूला होता है CxH2O का होल एक्स है। देखो H2O का कोई मल्टीप्लायर है, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, हाइड्रेट जो है, क्योंकि वाटर के लिए हाइड्रेट वर्ड यूज किया जाता है लैटिन में। तो कार्बन के साथ वाटर के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, उसी वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट, ये एक बेसिक डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्रिएट किया गया था। आ जाओ इधर, चेयर ले लो। हाँ, पेरेंट्स भी हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन चलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन भी हैं, गांव में बैठे हैं, कुछ ऑफलाइन ही है, और कंप्लीटली ऑफलाइन कर देंगे थोड़ा थोड़ा 2-4 दिन के बाद में। तो अभी हम ये केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर्स में से आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, है ना, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनमें कार्बन प्लस वाटर, है ना, CxH2O। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है। एंड वर कंसिडर्ड एट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वाज डिराइव्ड। यानी कि कार्बन के क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट्स कहलाते हैं। यानी कि कार्बन के साथ जो वाटर का अटैचमेंट है, वाटर के साथ अटैचमेंट के साथ जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते थे। स्टार्टिंग में की डेफिनेशन है, पर ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं थी, इसके बाद में और दूसरी तरह की डेफिनेशन भी दी गई। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, इसमें ये फिट होता है। यहाँ पे देखो कार्बन 6 है, C6 है। अब इसको मैं O6 और H12 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2O का होल 6। जो H12 और O6 है इसको क्या लिख सकते हैं, H2O का होल 6, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो क्या है, 2:1 है। तो जहाँ पे 2:1 वाला ये जो कॉम्बिनेशन बैठता था उसी को क्या बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते थे। C6H2 का होल 6 ऐसे लिख दिया। बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट्स इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जितने भी दूसरे फॉर्मूले, जो इस फॉर्मूले में जितने भी दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है जो इसमें एडजस्ट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड हो, वैसा ही ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसिडिक एसिड में देखें तो हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2 है, तो 2:1 में यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ना। 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है ना, तो C2H2O का होल 2 या फिट बैठ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे C2H2 हो गया, बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली रैमनोज C6H12O5 इज ए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो उस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता। यहाँ पे C6H12 और O5 ही है, तो 1:2 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। तो ये डेफिनेशन क्या परफेक्ट नहीं थी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इनिशियली, ठीक है। C6H12O5 इज ए कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन
A large number of their reactions have shown that they contain specific functional group. तो बाद में कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए उनकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को साथ में लिया गया, जिनसे उनको डिफाइन किया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आखिर कैसे होते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं केमिकली। द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जब हम प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल को पास ऑन करते हैं तो पीपीएल को वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए केमिकली डेफिनेशन क्या होगी? एक तो कंडीशन थी कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, CH होना चाहिए, कीटोन यानी कि CO होना चाहिए, और इसके साथ साथ हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? मल्टीपल अल्कोहलिक ग्रुप होने चाहिए, है ना। OH मल्टीपल होने चाहिए उनमें, एल्डिहाइड और कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि मल्टीपल अल्कोहल ग्रुप जो है वो तो है ही साथ साथ में OH, उसके साथ साथ एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। और उनकी और नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि या फिर ये नहीं भी है पर हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं, यानी कि उनका जब वाटर के साथ एडिशन कराया जाता है तो वो इस तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो केमिकली डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ऑप्टिकली एक्टिव मल्टीपल जो हाइड्रोक्सी है यानी कि OH ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, या फिर जब उनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, जब उनके साथ वाटर का एडिशन कराया जाए तो वो ऐसी यूनिट्स अगर देते हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, उनको शुगर बोलते हैं। और द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज, whereas the sugar present in milk is known as lactose। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो आर कॉल्ड सैकेराइड्स, इनको सैकेराइड भी बोलते हैं क्योंकि सैकेरॉन जो होता है उसका मतलब शुगर होता है ग्रीक में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी बोलते हैं। और जो हमारे घरों में जो शुगर यूज होती है उसमें तो सुक्रोज होता है, उसकी उस शुगर को सुक्रोज बोलते हैं। जो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड वर्ड काफी ज्यादा प्रचलन में रहता है, सैकेराइड्स। और बायो में तो आप लोग पढ़ते भी होंगे इनको, है ना, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो इनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं क्योंकि सैकेराइड्स जो है उसका ग्रीक में क्या मतलब होता है? शुगर। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स का नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे और पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। ये तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि हाइड्रोलाइसिस के बाद में उनका बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो कितने कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पे, उसके बेसिस पे इनको पहले क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। तो ये तीन तरह का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स कौन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो एक कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। यानी कि जिसको हाइड्रोलाइसिस किया पर फर्दर हमें कोई दूसरा उसका कंपोनेंट या उसका कोई दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो अगर नहीं मिल रहा, अगर मान लो हाइड्रोलाइसिस किया और हमें केवल एक ही वहीं तक की कार्बोहाइड्रेट मिलके रह गया, उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो डाला था फिर प्रोसेस में निकला वापस। हाँ, उसमें हाइड्रोलाइसिस किया ना तो उसके मल्टीपल यूनिट्स नहीं क्रिएट हुए। जैसे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ग्लूकोज को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहेगा, यानी C6H12O6 है तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ना कि उसके कोई मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स क्रिएट होगी, है ना। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो यानी कि वाटर का एडिशन करते हो तो फर्दर उनका कोई भी उनका प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं।
आई बात समझ। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। लगभग 20 के करीब मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो नेचर में आकर करते हैं, जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, जिनका जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पे या तो वो 2 या फिर 2 से ज्यादा 10 अगर मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर देते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कराया, तो मान लो 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल गए, यानी कि 6 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल गई। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड on hydrolysis are called oligosaccharides. They are further classified as disaccharides, trisaccharide and tetrasaccharides etc. अगर कोई 2 मोनोसैकेराइड्स दे रहा है तो उसको क्या क्या, क्या नाम देंगे? डाइसैकेराइड। कोई 3 अगर मान लो मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड। अगर कोई 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे रहा है तो टेट्रासैकेराइड्स। ऐसे पेंटा, हेक्सा, इस तरह के नोमेनक्लेचर हम दे सकते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, अमंग दीज द मोस्ट कॉमन आर डाइसैकेराइड्स। द 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स मे बी सेम और डिफरेंट। हो सकता है कि सेम हो जो आपकी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आए, और हो सकता है कि वो डिफरेंट भी हो। For example, 1 molecule of sucrose on hydrolysis give 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, whereas maltose gives 2 molecules of only glucose. ठीक है, जो ओलिगोसैकेराइड्स है उनमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो डाइसैकेराइड्स यूनिट्स को दी जाती है। डाइसैकेराइड यूनिट्स यानी कौन सी होगी? जो 2 मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स देती हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल है आपका सुक्रोज। सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलता है। ठीक है, और दूसरे टाइप का जो डाइसैकेराइड्स हो गए ऐसे जो सेम टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपको केवल क्या मिलेगा? ग्लूकोज ही मिलेगा। ठीक है, तो पूरा थ्योरेटिकली अपन को एक अंडरस्टैंडिंग में बैठा नहीं और चीजें याद भी रखनी है स्टेप वाइज। तो ये हो गया ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में, और आगे अपन और डिटेल में भी पढ़ेंगे वैसे। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पे, बहुत ज्यादा, मतलब 50, 100, 200, हजारों अगर यूनिट्स देते हो, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। सम कॉमन एग्जांपल जो है उनका स्टार्च है, सेलुलोज, ग्लाइकोजीन, गम्स एटसेट्रा। तो ये कुछ पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल है। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजीन हो गया, गम्स हो गए एटसेट्रा। ये किसके एग्जांपल है? पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हो गए। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है नीट में कि विच आर नॉट इन स्वीट इन टेस्ट। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में, तो पॉलीसैकेराइड आपको टिक करना होगा कि ये स्वीट नहीं होते, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स नॉन शुगर होते हैं और इनके एग्जांपल हो गए स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजीन, गम्स एटसेट्रा। ठीक है, दी कार्बोहाइड्रेट्स में आल्सो बी क्लासिफाइड इधर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो देखो कुछ शुगर्स जो होती है उनके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। उसके बेसिस पे भी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पे भी कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो रिड्यूस करती है फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, उनको तो रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। अच्छा, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट हमने पढ़ा था एल्डिहाइड में, है ना? फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी, है ना? कॉपर सल्फेट था उसमें। और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या था? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में सिल्वर मिरर टेस्ट था। तो ये किस लिए यूज होता था? एल्डिहाइड की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए। तो एल्डिहाइड की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए अब देखो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ही तो है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कुछ तो जो होंगे वो एल्डिहाइड इजीली अवेलेबल होगा तो वो क्या करेंगे? फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देंगे। तो ये तो जाएंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? रिड्यूसिंग शुगर्स बोल सकते हैं। और जो मोनोसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होंगे, मतलब रिड्यूस नहीं करेंगे, उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बोल सकते हैं। ठीक है,
ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। जो एल्डोज और कीटोज जो हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होती है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी क्योंकि मोनोसेकेराइड्स है। तो ये भी एक जनरल पॉइंट ध्यान में रखना है, मोनोसेकेराइड्स जितनी भी यूनिट्स है वो सारी क्या है, रिड्यूसिंग नेचर होती है। वो फैलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करती है। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है नीट वालों के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपका जो ड्रग इंडस्ट्री है, दवाई क्या लेनी है, कब लेनी है, कैसे जाके अंदर काम करेगी, ये सारा का सारा इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले के। तो मोनोसैकेराइड्स जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, मोनोसैकेराइड्स को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। इफ मोनोसैकेराइड्स कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, केवल एक है तो इसको एल्डोज बोलेंगे। इफ इट कंटेन्स ए कीटो ग्रुप, इसको बोलेंगे कीटोज। तो मोनोसैकेराइड के अंदर अगर एल्डिहाइड है, CHO है, तब तो वो एल्डोज बोलेंगे उसको, और कीटोन है तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन से उसको अपन नाम में भी लिख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन मान लो 3 हो तो जनरल टर्म तो उनके लिए ट्राइयोज यूज करेंगे, और ट्राइयोज में भी अगर एल्डिहाइड मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राइयोज बोलेंगे। ठीक है, अगर 3 कार्बन है जैसे CHO CH2OH CH2OH है ना, यहाँ पे 2 तो हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ट्राइयोज तो है, जो जनरल टर्म है वो तो ट्राइयोज हो गई, लेकिन एल्डिहाइड होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राइयोज बोलेंगे। और अगर मान लो इसमें कीटोन होता तो क्या बोलते हैं इसको, कीटो ट्राइयोज बोलेंगे। इसी तरह से 4 हो तो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज और कीटो टेट्रोज। 4 में टेट्रोज का मतलब क्या हो गया, 4 आपके कार्बन है इसके लिए टेट्रोज, और एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोज, और कीटोन है तो कीटो टेट्रोज। और इसी तरह से पेंटोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। 6 कार्बन है तो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज एंड कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन है तो हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज एंड कीटो हेप्टोज। तो ये इस तरह से इनका मोनोसैकेराइड्स का नोमेनक्लेचर डिसाइड होता है। आई बात समझ में? तो ये मोनोसैकेराइड्स को अपन नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जनरल टर्म्स एल्डिहाइड के लिए एल्डोस और कीटोन के लिए कीटोस, है ना, एल्डो ट्राइयोस, कीटो ट्राइयोस, ये इस तरह से नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, क्योंकि बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ATPs वगैरह प्रोड्यूस होती है ना, ऐसा कुछ होता है, जो बैक्टीरियाज होती है हमारी बॉडी की, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, बायोलॉजी पढ़ते ही हो गया आप। चलो, ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, या तो ये फ्रीली भी अवेलेबल रहता है या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, जो फल होते हैं या जो शहद होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। जो अंगूर होते हैं, राइप ग्रेप्स आर आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट्स। तो प्रकृति में कहाँ कहाँ मिलता है, जो मीठे फल होते हैं वहां पे ग्लूकोज मिलता है, अंगूर में बहुत ज्यादा मिलता है ग्लूकोज। और यही एक वजह होती है कि अंगूर से अल्कोहल बनाया जाता है ना, क्योंकि ग्लूकोज का अगर आप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो ग्लूकोज को अपन रिड्यूस कराते हैं, है ना, एनारोबिक रिडक्शन होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो उस केस में क्या होता था, एल्डिहाइड जो यूनिट है वो किसमें बदल जाएगी, और पॉलीहाइड्रोक्सी और पहले से OH बहुत मौजूद है, और जो एल्डिहाइड होगा वो भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे, तो अंगूरों से अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज मौजूद है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे, केन शुगर से, सुक्रोज से। जब सुक्रोज को डाइल्यूटेड HCl और H2SO4 के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बॉईल किया जाता है तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। तो उस केस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें मिलती है। सुक्रोज तो हो गया आपका पॉलीसैकेराइड्स, तो उससे हमको क्या मिल गया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिल जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूटेड HCl एंड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ये तो है सुक्रोज, C12H22O11, ये केन शुगर में ही मिलता है, जो गन्ना होता है उसमें मिलता है। और उसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, या फिर ये जो H+ है जो एसिडिक मीडियम में किससे क्रिएट कर रहे हैं, HCl से या फिर H2SO4 से।
और H2O के साथ जब इसको बॉईल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज मिल जाएगा। जैसे हमारा पेट है, तो हम जो मिठाई खाते हैं या फिर कोई भी खाना खाते हैं तो ग्लूकोज इंटेक लिया हमने, ग्लूकोज इंटेक नहीं लिया हमने, सुक्रोज लिया है ना, हमने पॉलीसैकेराइड लिया। अब पेट के अंदर पानी भी है, पेट के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और पानी भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और पेट का टेम्परेचर जनरली ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज यहाँ पे किस में टूटती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटती है ना। तो यहीं से आगे हमारी बॉडी में एनर्जी का साइकिल जो है शुरू होता है। ठीक है, तो हमारे पेट में भी ये रिएक्शन हमेशा होती रहती है, हमारे स्टमच में ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च हो गए ग्लूकोज के जो मल्टीपल जो होंगे C6H10O5 का होल एंड, बहुत ज़्यादा इसमें मल्टीपल जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं मौजूद हैं। तो इनको भी क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ 393 केल्विन के अंदर, और प्रेशर रखेंगे 2 से 3 atm। तो इस केस में भी क्या होगा, जो स्टार्च और सेल्यूलोज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो मेथड मेनली पाए जाते हैं, एक तो हो गया सुक्रोज से और एक हो गया स्टार्च से। सुक्रोज हो गया हमारी केन शुगर जो रेगुलर शुगर है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, और एसिडिक मीडियम किसकी वजह से क्रिएट किया, या तो HCl या फिर H2SO4 की वजह से। और दूसरा है स्टार्च। स्टार्च जो है जैसे आलू में स्टार्च मिलता है, जो पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है उसमें स्टार्च होता है, पत्तियां जो होती है स्टार्च होती है, तो ये जो फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं उसमें भी स्टार्च होता है। तो वहां पे भी वो भी उसका भी क्या होता है, अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं एसिडिक मीडियम में और प्रेशर थोड़ा ज्यादा रखें, 2-3 atm रखें, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक तो स्टार्च से और एक सुक्रोज से, किसके, ग्लूकोज को बनाने के लिए। हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं, मोनोसैकेराइड में सबसे पहला जो कंपाउंड वो क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज। ठीक है, मोनोसैकेराइड के अंदर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना शुरू किया, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन मोनो, ओलिगो एंड पॉली। उसमें मोनो में पहले तो नॉमेनक्लेचर सीखा, नॉमेनक्लेचर के बाद सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं हम, ग्लूकोज को पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे, एक तो सुक्रोज से और एक स्टार्च से। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, दोनों में कंडीशन लगभग सेम है, टेम्परेचर ज्यादा रखना है 393 केल्विन, ये भी क्या हो गया 100 डिग्री हो गया, बॉइलिंग कंडीशन हो गई एक तरह से देखा जाए तो 120 हो गया शायद, है ना। तो बॉइलिंग कंडीशन है, एसिडिक मीडियम में प्रेशर ज्यादा है, तो ये कंडीशन होगी, तो सुक्रोज और स्टार्च दोनों से क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो, वैसे तो वही CHO हो गई और 6 कार्बन की यूनिट होती है C6H12O6, और 6 कार्बन की यूनिट है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और उनपे जो बाकी है OH ग्रुप लगे हुए हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, इस वजह से। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को जानने के लिए अलग अलग रिएक्शंस का रेफरेंस लिया गया था, कि भाई इस रिएक्शन में ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो कुछ रिएक्शंस जो थी सर्टेन, उनका रेफरेंस लेने के बाद में फाइनली ये डिसाइड किया गया था कि भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो आज हम जानते हैं वो सीधा ऐसे नहीं कि माइक्रोस्कोप से देख के पता लगा दिया कि देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। तो इसमें भी कुछ रिएक्शंस को बेस लिया गया था, तो रिएक्शंस का बेस क्या क्या है उसको अपन देखते हैं। ग्लूकोज इन्हें एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज यानी कि एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है, इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ये है एक्चुअल में क्या, एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज कौन होते हैं, जिसके अंदर एल्डिहाइड हो और 6 कार्बन हो। ठीक है, इट इज मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स, namely starch, cellulose. It is probably the most abundant organic compound on earth. It was assigned the structure given below on the basis of following evidence. इसको स्ट्रक्चर जो है अभी जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले थे अलग अलग रिएक्शंस के, उनकी वजह से हुआ। सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मिला C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आसान है, अगर मान लो इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला होगा बता सकते हैं कोई? अगर आप मान लो कंबशन रिएक्शन लिखो इसके लिए, है ना, कंबशन रिएक्शन क्या हो गया, C6H12O6 प्लस O2, उससे क्या रिलीज होता है, CO2 प्लस H2O। अब मान लो ग्लूकोज का कुछ सर्टेन अमाउंट ले लिया और उससे CO2 जो निकला और पीछे जो वाटर निकला उसका अमाउंट पता चल जाएगा।
CO2 और H2O के अमाउंट से हमें क्या पता चल जाएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो हमने पढ़ा था मूलानुपाती सूत्र होता है ना, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला 11th क्लास में। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पता चलता है? कंबशन रिएक्शन से पता चलता है। अगर हम उसका कंबशन करते हैं तो कंबशन से जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो मिल जाएंगे, है ना। ग्लूकोज तो इधर था, मान लो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थे, मैं मान लो इसको बोल दूं CXHYOZ, और वहां पे क्या हो जाएगा, CO2 और H2O में बैलेंस कर देंगे रिएक्शन, है ना। तो कितना CO2 रिलीज हुआ, कितना H2O मिला, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएंगे, XYZ की वैल्यू आ जाएगी, और उससे क्या मिल जाएगा हमें, एम्पिरिकल फार्मूला। और जब मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमें पता चल जाएगा, C6H12O6 आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर पता लगानी थी, तो सबसे दूसरा जो रिएक्शन था, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन। जब इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बना था। तो इससे क्या सजेशन मिला था कि सारे के सारे जो 6 कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, ना कि कोई साइक्लिक चेन में जुड़े हुए हैं। यानी ग्लूकोज स्ट्रेट है, स्ट्रेट 6 कार्बन है, यहाँ पे जो चेन है या फिर साइक्लिक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे HI से रिएक्शन कराने में क्या मिला था हमें, नॉर्मल हेक्सेन मिला था। ठीक है, तो इस वजह से पहला तो ये था कि सारे के सारे स्ट्रेट चेन है, ये इस रिएक्शन से हमें पता चला। तीसरा रिएक्शन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म ऑक्सीन एंड adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. These reaction confirm the presence of carbonyl group in glucose. अब एल्डिहाइड और कीटोन में ये दोनों अगर रिएक्शन आपको याद हो, ये तो थी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की रिएक्शन, याद है। ये H2 और इसका O, H2 निकल जाता था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाता है ना। तो ये नाइट्रोजन और अमोनिया और इसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है, तो इसको क्या बोलते थे, NH2OH, इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते थे। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीन। और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराया तो क्या बना, यहाँ पे एक CN लग गया, इधर एक OH लग गया, ये साइनोहाइड्रिन बना। तो साइनोहाइड्रिन का बनना और ऑक्सीन का बनना व्हेन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो इससे क्या प्रूव होता था कि कार्बोनिल ग्रुप कोई ना कोई मौजूद है। ये दोनों रिएक्शन हमने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ी थी, वहाँ पे आई थी, ये दोनों रिएक्शन आई थी। और इसमें तो बहुत सारी रिएक्शन आई थी, नाइट्रोजन और इसके डेरिवेटिव, क्या क्या खतरनाक खतरनाक कंपाउंड बने थे, 7-8 कंपाउंड बनाए थे हमने, पूरी टेबल बनाई थी कि जो NH2Z की जगह OH हो, Z की जगह NH2 हो, Z की जगह अलग अलग बेंजीन रिंग हो, बहुत सारे इसमें हमने रिएक्शंस लिखी थी। और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन भी लिखी थी, ऑक्सीजन पे पोलैरिटी जाएगी, वहां पे जाके जुड़ेगा H और कार्बन पे जाके जुड़ेगा CN, तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो इस तीसरी रिएक्शन से कंफर्म क्या हुआ कि एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप जो है ग्लूकोज में मौजूद है। ठीक है, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिल एसिड ग्लूकोनिक एसिड on reaction with mild oxidizing agent like bromine water. This indicates that carbonyl group is present as an aldehyde group. देखो ये चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्रोमीन वाटर जो होता है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, उसने ये जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड, हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उनको तो ऑक्सीडाइज नहीं किया, केवल जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इससे क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना COH, और यहाँ पे COH होता है तो इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। अब देखो ग्लूकोनिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहाँ पर लगा है, किनारे पे लगा है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो किनारे पे होगा, और किनारे पे कार्बोनिल ग्रुप कौन सा हो सकता है, केवल एल्डिहाइड ही हो सकता है, कीटोन तो नहीं सकता। कीटोन तो क्या होता है, चेन के बीचों बीच कहीं पे इंटरमीडिएट पोजीशन पे आता है। तो इस चौथे ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एज ए एल्डिहाइड मौजूद है, ना कि एज ए कीटोन ग्रुप मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, Br2 वाटर माइल्ड है। तो उससे हमें क्या मिला, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी के 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मिले, जिसको अपन ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो इससे ये कंफर्म हुआ था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जो आपका हाइड्रोकार्बन की चेन है उसके सबसे किनारे पे मौजूद है। तो इस वजह से किनारे पे कौन हो सकता है, वो एल्डिहाइड ही हो सकता है। आई बात सुने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिडिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट व्हिच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो गया, CH3COO CO CH3,
है ना, जो दो एसिटिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, उसके साथ जब रिएक्शन कराया गया तो ये क्या करता है, अब यहाँ पे जो O है हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पे CH3CO आ जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटेट जो ग्रुप है वो लगे, तो जितने OH थे वहाँ पे उतने ही जो एसिटेट ग्रुप है CH3CO ग्रुप है वो जाके लग गए। तो यहाँ पे ये क्या बना था, पेंटा एसिटेट फॉर्म हुआ था। पेंटा एसिटेट फॉर्म हुआ था, इसका मतलब क्या है कि जो 5 OH ग्रुप है वो है, मतलब 5 OH ग्रुप है, और 5 क्योंकि OH ग्रुप है और जो बना था वो स्टेबल कंपाउंड बना, जो हमारा पेंटा एसिटेट मिला ना, पेंटा एसिटेट मतलब क्या हो गया, 5 CH3CO ग्रुप अटैच्ड है। तो पेंटा एसिटेट जो है वो स्टेबल कंपाउंड मिला था, इसका मतलब क्या था कि जो पांचों OH हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन पे 2 है, एक कार्बन पे 1 है, एक पे 4 है, ऐसा नहीं है ना। तो पांचों OH जो है वो अलग अलग ग्रुप पे मौजूद है। इस पांचवें ऑब्जर्वेशन से, इस पांचवें रिएक्शन से हमें ये पता चला। ठीक है, नेक्स्ट, on oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yield dicarboxylic acid, saccharic acid. This indicates the presence of primary alcoholic group on glucose. जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया तो सैकरिक एसिड मिला, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब ऑक्सीडेशन कराया तो सैकरिक एसिड मिला, यानी कि टर्मिनल पे COH और बीच में 4 कार्बन पे OH। तो इसका मतलब जो OH ग्रुप है वो सारे के सारे कैसे हैं, प्राइमरी ग्रुप है। इससे हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे OH जो है वो प्राइमरी कार्बन पे लगे हुए, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे ही लगे हुए हैं। ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज दोनों का ऑक्सीडेशन किया तो सैकरिक एसिड ही मिला, यानी कि बीच में 4 OH और किनारे पे 2 COH। ठीक है, तो ये सैकरिक एसिड हो गया। तो इससे क्या कन्फर्म हुआ था कि जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच है। ओके, और नेक्स्ट है द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप, जो फिशर ने दिया था उसमें ये ग्लूकोज के लिए था, और एक ये ग्लूकोज के लिए, और ये सैकरिक एसिड के लिए दिया था। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी वैसे